हो, चाहे विदेश हो या कोई शहर हो, इसके संचालन के लिए एक न्याय व्यवस्था, एक कानून प्रक्रिया होती है जिसका आदेश सर्वोपरि होता है। उससे बड़ा न किसी का कहना सुनना होता है और न कोई शासनादेश होता है। ऐसे ही कुछ प्रक्रिया अखाड़ों में भी फॉलो की जाती है। अखाड़ों की भी अपनी न्यायपालिका होती है और इस न्यायपालिका को समझने के लिए ये कैसे काम करती है, हमारी मुलाकात हुई श्री अष्टकौशल महाराज डॉक्टर योगानंद गिरी जी से। और जो कमिटी है, जो 17 लोगों की कमिटी है, जो न्यायपालिका है, उसके ये सदस्य हैं महाराज जी। तो महाराज जी से जानेंगे कि ये न्यायपालिका कैसे काम करती है, इसमें सदस्यों की योग्यता क्या होती है। पहले तो महान जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महाराज जी ये बताएं, जैसे हमारे देश की न्यायपालिका होती है वो अपनी तरह काम होती है, मगर अखाड़ों की न्यायपालिका कैसे काम करती है? देखिए, कोई भी संगठन हो, समाज हो या फिर प्रदेश हो या एक समूह हो, किसी भी चीज को संचालित करने के लिए एक गाइडलाइन की आवश्यकता होती है। गाइडलाइन अर्थात न्यायपालिका। बिना अंकुश के, बिना नियंत्रण के कोई भी समाज, कोई भी संगठन चला पाना बड़ा मुश्किल, टफ काम होता है। तो अगर उसमें सब चीज सुव्यवस्थित बनी रहे, शांति प्रिय ढंग से चले, अपने गौरव के साथ में चले, अपने स्मिता के साथ में चले, उस हेतु जो है वहां पर एक न्यायपालिका की परम आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से यह जूना अखाड़ा, जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा है नागा सन्यासियों का, जिसके अंदर लगभग 25 लाख नागा सन्यासी हमारे रहते हैं, जिनको शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में पारंगत किया जाता है। तो इतना बड़ा हमारा समूह जो है, इसके अंदर किसी प्रकार की विकृति ना फैलने पाए, किसी प्रकार की वैमनस्यता ना होने पाए, किसी प्रकार का दुराग्रह ना हो, उसके लिए एक न्यायपालिका बनाई गई, जो हमारे जूना अखाड़े की 17 सदस्यीय न्यायपालिका होती है। उस न्यायपालिका का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। उस 17 सदस्यीय समिति के सदस्य? जी, हम उस न्यायपालिका के 17 सदस्यीय टीम का एक हिस्सा हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करते हैं। और हमारा जूना अखाड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौजूद है, देश से लेकर विदेशों तक अपना परचम लहरा रहा है, अपना कीर्ति स्थापित कर चुका है। और हमारा जूना अखाड़ा जो है राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित होता है। महाराज जी ये बताएं, जो वो 17 लोगों का चयन होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है? ये जो 17 सदस्य टीम जो है हमारी 52 मढ़ियों में से आती है। हमारे जूना अखाड़े के अंदर 52 मढ़ियां हैं। मढ़िया मतलब गुरुजी? मढ़ी मतलब जो है उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल, जिन जिन कुलों से हम उद्गम होके आए, 52 कुल मिलकर के अखाड़ा का निर्माण है 52 मढ़ियों के साथ। इन 52 मढ़ियों के सदस्य जो है इसका चयन चुनाव की प्रक्रिया को करते हैं, जिसमें जो है हमारे जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको हम सभापति बोलते हैं, उसमें हमारे 4 सेक्रेटरी होते हैं, 4 श्री महंत थानापति होते हैं, 4 श्री महंत होते हैं, 4 अष्टकौशल महंत होते हैं। इस प्रकार से 17 सदस्य टीम जूना अखाड़े की न्यायपालिका की कार्य करती है। और इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई अन्याय होता है तो उसके ऊपर सुनवाई जरूर होती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, अखाड़े को नहीं मालूम था पर मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि किसी जूना अखाड़े के महात्मा ने 13 वर्षीय किसी बच्ची को संन्यास दीक्षा दी। जब पता चला तो त्वरित कार्रवाई करते हुए आपातकालीन बैठक बुला करके उसको अखाड़े से 7 वर्ष के लिए निष्कासन कर दिया गया। इस न्याय में अपराध को देखते हुए, अपराध किस श्रेणी का है, अगर बर्बरता पूर्वक अपराध है तो फिर अखाड़े से जो दंड मिलेगा वो तो मिलेगा। फिर अखाड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से भी गुजारिश करती है कि यह मानवीय सभ्यता के लिए हानिकारक है, अपितु इसको कठोरतम से कठोरतम दंड दिया जाए। तो पहले अखाड़ा दंडित करता है, फिर जो है भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उसके तहत भी हम उस व्यक्ति को दंडित कराते हैं अगर दुर्दांत है, कुख्यात है। दंड क्या होता है? एक तो दंड ये हो गया कि आप उसे निष्कासित कर देंगे कुछ समय के लिए, और भी कुछ निष्कासन होता है, अर्थदंड होता है, और भी चीजें होती हैं हमारे यहाँ। और अखाड़े में सबसे बड़ा दंड जो होता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं सिक्का लगाना,
सिक्का लगाने का मतलब एक तरीके से बहुत विशाल अपराध, अक्षम्य अपराध जिसको कहें हम, कि अक्षम्य अपराध हो गया तो उस अक्षम्य अपराध के लिए सिक्का गर्म करके माथे पे लगा दिया जाता है, जिससे संपूर्ण देश का साधु समाज यह जाने कि ये दगा हुआ व्यक्ति है, ये दगा हुआ व्यक्ति किसी समाज के लिए हितकर नहीं है, ये मानव समाज के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए ये अहितकारक है, इससे मानवीय सभ्यता को, मानवीय समाज को बहुत कुछ हानि पहुंचने वाली है, इससे दूरी बना करके रखें। एक चीज़ ये बताइए महाराज जी, जैसे आप किसी व्यक्ति को दंडित करते हैं या अपने अखाड़े से निष्कासित करते हैं, तो जो बाकी अन्य अखाड़े हैं क्या वो उन्हें सम्मिलित अपने में कर सकते हैं, या एक जगह से निष्कासित हुए तो कहीं जगह नहीं मिलेगी? देखिए, अखाड़ों का एक अपना तालमेल है, अपना भाईचारा है, और अखाड़े एक दूसरे के पूरक हैं। भाई, आपके भी अखाड़े में भी तो ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। अगर आपके यहाँ के एक दुर्दांत अपराधी को हम अपने यहाँ शरण ले दें, शरण में रख लें, और फिर वो आपके पास जाके फिर वो अपराध करे, तो गलत होगा ना। तो अखाड़े जो बने हैं वे मानवीय संप्रभुता की रक्षा के लिए बने हैं, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए बने हैं, मानवीय परंपराओं की रक्षा के लिए बने हैं। तो उसमें अगर कोई भी अखाड़े का कोई भी साधु अगर इन सारी चीज़ों के साथ में, मानवीय मूल्यों के साथ में घिनौना खेल करता है, तो उसके लिए कठोर दंड है, और सारे अखाड़े उस दंड को स्वीकार करते हैं। सारे अखाड़े उससे अपने नाते रिश्ते सब कुछ समाप्त कर देते हैं, जिसको हमारे यहाँ जूना अखाड़े में कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या हुआ? जाति अपमान। रामचरितमानस कहता है, सब में कठिन जात अपमाना। व्यक्ति की हत्या कर दो वो बर्दाश्त है, लेकिन बिरादरी से निकाल दी जाए उससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता है। समाज में जो व्यक्ति गिर गया वो कभी उठ नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा अपमान सामाजिक तिरस्कार होता है, जिसको हमारे अखाड़े में बहिष्कार कहते हैं। पंच परमेश्वर इसका निर्णय लेता है, कहता है शास्त्र की मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, खोपड़ी खोपड़ी की मति अलग होती है, लेकिन जहाँ पे 5 लोगों की मति एक हो जाए तो परमेश्वर की आवाज मानी जाती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखिए, 5 जजों की बेंच बैठती है, 7 जजों की बेंच बैठती है। जब वो निर्णय दे देती है तो सर्वमान्य होता है। एक जज के बेंच की निर्णय को 3 जज वाली बेंच पलट सकती है, लेकिन जब ऊंची जज यानी 7 सदस्य जजों की टीम ने जो ऑर्डर कर दिया वो तो सर्वमान्य है, ऑल ओवर इंडिया में मान्य है। 17 सदस्यों में कैसे तालमेल बैठता है? ये 17 सदस्य जो हैं हमारे चारों दिशाओं के अनुसार होते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जिसमें 4 श्री महंत, 4 ही 4 का है, 4 श्री महंत, 4 अष्टकोशल महंत, 4 श्रीमंत थानापति, 4 सेक्रेटरी, चारों दिशाओं के हैं, और सुप्रीम बॉस हमारे सभापति होते हैं। फैसला बहुमत से होता है? फैसला बहुमत, क्योंकि बेंचों का भी तो फैसला बहुमत के आधार पर होता है ना। 7 जजों की बेंच है, जिसमें 4 ने निर्णय दे दिया तो 4 की मानी जाएगी, 3 की नहीं मानी जाएगी। 3 खिलाफ में गए लेकिन मानी नहीं जाएगी, पक्ष में 4 आए तो 4 की मानी जाएगी। तो बहुमत के आधार पे, क्यों बहुमत का, एक गणतंत्र है, प्रजातंत्र का जगह है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ चुनाव चयन की प्रक्रिया भी जो है वो प्रजातंत्र के तहत ही होती है, गणतंत्र के अनुसार होती है, और सजा का जो प्रावधान है वो भी बहुमत के हिसाब से होता है। जी, एक चीज ये बताइए कि योग्यता क्या होती है इन 17 लोगों में जगह बनाने की? क्या योग्यता? सबसे बड़ी चीज तो हमारे यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला होता है कि फकीरी किसकी कितनी हो गई। एक उम्र का पड़ाव में 60 वर्ष की उम्र में एक बालक आता है, आके सन्यास ग्रहण करता है। बालक ही है ना, सन्यास में आया तो बालक है। 60 साल की उम्र में आया, और एक 8 साल की उम्र से है, तो आज वो 25 साल का है। एक 60 साल वाला है, जब फकीरी लिया तो 60 साल का था, आज 65 साल का है। लेकिन मान्यता किसकी होगी? जो 25 साल का है, क्योंकि वो 8 साल की उम्र से फकीरी कर रहा है। तो सीनियरिटी, वो सीनियर है, उसकी बात को इस 60 साल वाले व्यक्ति को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्रम यही है, उम्र को मायने नहीं रखता। फकीरी की उम्र जोड़ी जाती है, शरीर की उम्र से कोई मतलब नहीं है। यानी अनुभव, आपका अनुभव, कार्य क्षमता कितनी है, कार्य करने का अनुभव कैसा है, उसके आधार पर चयन चुनाव की प्रक्रिया की जाती है, ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। क्योंकि 4 मढ़ियां मिलकर जब चलती हैं तो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम से ही चलती है। क्योंकि परिवार के 4 सदस्य अगर आपसी प्रेम ना हो तो वो नहीं चल सकते। ये तो अखाड़ा है, 25 लाख लोगों का समूह है, इसको आपसी
समझौते के साथ लेके चलना पड़ता है। आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे के साथ में चलना पड़ता है। सबसे ज्यादा किस तरह के केसेस आप लोगों के सामने आते हैं? सबसे ज्यादा कौन सी परेशानियां सामने आती है लोगों को? तमाम जैसे गुरु शिष्य परशिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जैसे जो है गुरु का अपमान कर देना, हाँ, मानवीय मूल्यों का जो है हनन करना, निरपराध व्यक्ति को सताना, अखाड़ा से विरक्त होकर के अखाड़े के खिलाफ कार्यों में संलिप्त होना, अखाड़ा विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना, इन सब सारी चीजों को लेकर के बार बार समस्याएं आती हैं और उसके ऊपर बार बार निराकरण होता है, बार बार कोर्ट लगती है, बार बार सुनवाई होती है, बार बार सजाएं दी जाती हैं। महाराज जी, अखाड़े में जुड़ने के लिए कोई समय की भी सीमा है क्या? इतनी समय सीमा होनी चाहिए? इतना बच्चा मतलब आ सकता है कि नहीं आ सकता? मिनिमम क्या एज? देखिए, हमारे अखाड़े में नाबालिग को शिष्य बनाने की परंपरा नहीं है। भाई कहीं पे भी नाबालिग होता है, वो तमाम चीजों को देख के आकर्षित होता है, वो आकर्षित होगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन है तो नाबालिग ना, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। और भारतीय संविधान के अनुसार जब व्यक्ति बालिग हो जाता है तो अपना निर्णय लेने का अधिकारी हो जाता है। तो जूना अखाड़े की परंपरा में अगर नाबालिग है तो हम उस नाबालिग को रखते हैं, जैसे जो है किसी ने सड़कों पे डाल दिया, जंगलों में छोड़ दिया, झाड़ियों में फेंक दिया, उसको लाके हम परवरिश तो कर सकते हैं। लेकिन किसी का पुत्र या पुत्री है, नाबालिग है, उसने आकर्षण देखा, मेले के वैभव को देखा, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि अरे नहीं, हम भी साधु बनेंगे, हम भी सन्यासी बनेंगे, उसको समझाना हमारा कर्तव्य, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, आप पढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, गौरव बढ़ेगा उनका। लेकिन जब तुम समझदार हो जाओ, अपने डिसीजन लेने लायक हो जाओ, अच्छे भले बुरे का ज्ञान हो जाए, तब तुम इस कार्य को कर सकते हो। तब जो है अखाड़े की भी गरिमा बढ़ेगी और तुम्हारे कुल और परिवार की भी गरिमा बढ़ेगी। इसलिए हमारे अखाड़े में नाबालिग को संन्यास दीक्षा देने की प्रावधान नहीं है। उपाधि महाराज जी आपके नाम के आगे लगी है अष्ट कौशल, इसके मायने क्या? अष्ट कौशल, अष्ट का मतलब 8, कौशल का मतलब कला। जो युद्ध विद्याओं के 8 कलाओं में निपुण और पारंगत हो, वही अष्ट कौशल है। क्योंकि ये तो सनातन आर्मी है ना, इनको एक ही उपदेश, एक ही ज्ञान दिया जाता है कि जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दे, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। क्योंकि कर्तव्य इनका यही है कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा करना। क्योंकि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित अखाड़े हैं और इन अखाड़ों ने जब जब हमारे राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव पे संकट के बादल छाए हैं, तब तब हमारे नागा सन्यासी सूरवीरों ने तमाम जंगें लड़ी हैं, तमाम युद्ध लड़े हैं, जिसमें अब युद्ध लड़के अपने आप को बलिदान किया है। इस प्रकार की तमाम सारी व्यवस्थाएं रही, चाहे बरतानिया हुकूमत रही हो, चाहे मुगल हुकूमत रही हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं रही हो। महाराज जी, किस्सा है जब किले पर हमला होता है और नागा साधु घेर लेते हैं और वो इकलौता ऐसा किला होता है जो बचा पाते हैं, बाकी जगहों पे हमला हो चुका होता है, वो जीत हासिल कर चुके हैं, मगर यहाँ नागा साधु कब्जा नहीं करने देते। देखिए, एक ही किस्सा नहीं है, ऐसे तमाम किस्से हैं जिन किस्सों को हमारे देश के अंदर धर्म निरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोगों ने, वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, इन लोगों ने सबने मिलकर के इन सारी चीजों को ऐसा किया कि सनातन को, सनातन के गौरव गाथा को, सनातन की परंपराओं को तहस नहस करने के लिए सारे उपक्रम किए। लेकिन हमारे नागा सन्यासियों ने जिस प्रकार से बरतानिया हुकूमत से लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, इतिहास में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो युद्ध है उसको पढ़ा जाता है सन्यासी विद्रोह के रूप में। बंकिम चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह उभरा था, वो विद्रोह आज भी पढ़ा जाता है। लेकिन वामपंथी विचारधारा के लोग और धर्म निरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोगों ने मिलकर के सनातन के इस शौर्य गाथा को हनन करने का काम किया, सनातन की इस शौर्य गाथा को मिटाने का काम किया कि अगर आने वाली भावी पीढ़ियों को सनातन के इन सन्यासियों के पराक्रम, शौर्य, विक्रम का जो अगर ज्ञात होगा तो शायद ये सनातन से विमुख ना हो, ये शायद कट्टर सनातनी हो, इनको बरगला पाना मुश्किल है। इसीलिए इन लोगों ने सनातन
सपूतों के, सनातन सूरवीरों के शौर्य कहानी को इतिहास के पन्नों से समाप्त करने का कुतः से प्रयास किया और समाप्त कर भी दिया। लेकिन आज भी हम उन्हीं परंपराओं पे हैं। आज भी जिस दिन हमारे भारतवर्ष को हमारे इन जाबाज नागा सन्यासियों की जरूरत पड़ेगी राष्ट्र की सीमाओं पे, हमारे समस्त नागा सन्यासी राष्ट्र की सीमाओं पे पहुंच के युद्ध करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है शस्त्र? बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग। अनभ्यासम विषम शास्त्रम अभ्यासम सिद्धिदायकम। बिना अभ्यास के शास्त्र भी विषम है तो शस्त्र तो बहुत विषम है। अभ्यासम सिद्धिदायकम, निरंतर अभ्यास होता रहता है। अभ्यास करने से ही सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अपितु हमारे नागा सन्यासी शस्त्र और शास्त्र दोनों का अभ्यास नितांत करते रहते हैं। कौशल में 8 कलाओं का जिक्र किया है, वो कौन कौन सी कलाएं हैं? लाठी भाला, गणासा, तलवार मल्ल युद्ध, इन सारी चीजों में जो पारंगत हासिल करे और जो ट्रेनिंग दे। 4 दिशाओं के 4 जोन है हमारे, अलग अलग जोन के अलग अलग अष्ट कौशल होते हैं जो अपने अपने जोन के योद्धाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण, सारी चीजें, उनके अंदर ऊर्जा भरने का कार्य, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। आप सब चलाते हैं लाठी भाला सब? बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य। जिस दिन राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ेगी उस दिन गलवान घाटी में जाके भी लड़ेंगे, 0 डिग्री टेम्परेचर में नंगे होकर के लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ श्री अष्ट कौशल महंत डॉक्टर योगानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने न्यायपालिका के बारे में बताया, अखाड़ों में न्याय व्यवस्था कैसे होती है, अगर अखाड़ों में किसी से गलती होती है तो उसे दंड क्या दिया जाता है, दंड प्रक्रिया क्या होती है। ये भी बताया कि जो कमेटी में 17 सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, उनका चयन क्या होता है और कौन कौन सी सजाएं अखाड़ों में दी जाती हैं। हम कुंभ में हैं और कुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। जो लोग अपने घर में बैठ के कुंभ देखना चाहते हैं वो हमारे रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है, हमारी रिपोर्टों से कितने सहमत हैं, उस पर कुछ कहना है या हमें कुछ राय देनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत शुक्रिया।